कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम खेती बाड़ी न लेकर पशुधन न लेकर और भाई जिस तरह के सीजन चल रहा है गेहूँ का इस फसल न लेकर बातचीत कर दे रहे हैं। पर भाई इसके साथ साथ जब खेती करा है तो भाई खाद का भी जिक्र कर लें, क्योंकि कुछ किसान भाई ने सोचा है कि भाई जो ज़्यादा खाद गिरेंगे तो भाई ज़्यादा फसल बढ़िया होगी, तो इस करके पड़ोसी गिरेगा एक कट्टा तो भाई तो दूसरे जो नहीं सोचा कि हम 2 कट्टे गिर दें इससे बढ़िया फसल लेने की सोचेंगे। पर आजकल का समय भी यही चल रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की सोचा है, तो जिसमें किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं कि वो खाद डाला है और इसके साथ साथ में जो कीटनाशक है उनका उपयोग बढ़ता जान लग रहा है। तो भाई इन्हीं बातों न लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवाणु खाद के महत्व के बारे में। भी देखो जीवाणु खाद का अपना महत्व है और भाई रासायनिक खाद का अपना महत्व है, क्योंकि दोनों देखा है दोनों भी अलग हैं। क्योंकि रासायनिक खाद जिसमें देखा है जो मिट्टी है उसके कुछ गुण हैं, कुछ भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है या भाई जैविक गुणों का जो है ना दिन पर दिन देखा है कि जो पतन हो रहा है, तो इस ढाल जो उसका जो सूक्ष्म जीव है या अन्य दूसरे जो जीवधारी हैं उनके साथ साथ भूमिगत जल के ऊपर भी जो रासायनिक है भौतिक है, जो देखा हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, सब पानी के ऊपर भी इसका असर देखना मिलता रहा है। और हम जाना भी हैं क्योंकि भाई और एक बात और है, आजकल जो है ना पीने का पानी भी दिन प्रतिदिन देखो भाई काफ़ी कम होता जान लग रहा है। और किसान भाई भी देखा है कि जो चोआ है जो पीने योग्य पानी है उसका जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो भाई समय समय पर देखें तो आप जो किसान हैं कई बार हम कहे हैं कि भाई जिस तरह धान की फसल के सीजन आवा है तो हमने भी बताया है कि भाई धान की 60 फसल की बजाय भाई आप जो है ना दूसरी फसलों ले, और या भाई ऐसी फसलों का भी जिक्र कर दे रहे हैं जिसमें भाई पानी की लागत कम लगा है। तो इस करके भाई जो है ना जैविक खेती जो है कई तरह की इस तरह के जो फसल है पौधे हैं उनके द्वारा जो हम प्रयोग में लावा है, क्योंकि जो किसान भाई ने सोचा है कि जो रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशक है खरपतवार नाशक है या भाई फफूंदनाशक है, इन रासायनिक पदार्थों से मुक्त रखना है अपनी खेती को, तो भाई जब जाकर जैविक खेती बनेगी। और ये ने सोचा भी केवल गोबर की खाद है या हरी खाद है या केंचुए द्वारा बनाई गई खाद है, बायोगैस स्लरीज से भी जो है ना कई ग्राम भाई खाद मिला है, जिससे जीवाणु खाद है, जैविक खरपतवार नाशक हैं, जैविक कीटनाशक हैं या जैविक फफूंदनाशक है, भाई इनका प्रयोग हम करेंगे तो हमारी जो जैविक खेती है तो वो देखो फसलों के लिए भी और पौधों के लिए भाई इस तरह की जो खेती करेंगे हम बहुत बढ़िया रहेगी। क्योंकि जैविक खेती से भाई जो हम पैदा करेंगे जो हमारा अन्न पैदा होगा देखो दुनिया उसने खावा भी है, और भाई कई तरह जब स्वास्थ्य है हमारा बढ़िया होगा तो हम काम भी ज़्यादा कर ले हैं, तो भाई क्यों ना भाई हम जो है ना अच्छी फसल तो लेंगे और साथ साथ में अगर हम जैविक यानी कि बिना दवाई के हम फसल खावेंगे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और भाई ऐसी खेती का जब हम चर्चा भी कर दे रहे हैं प्राकृतिक खेती में तो हमें जैविक खेती लेनी चाहिए। तो आजकल देखा है कि जो रसायन मुक्त जो जैविक खाद है खास करके जो बाजारा में देखा है इनकी मांग बढ़ती जाने लग रही है, क्योंकि जो जैविक ये सोचा है भाई माना तो प्राकृतिक चाहिए चाहे रेट भाई 10 की जगह 20 लग जाओ पर बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। अगर हम इस तरह का सोच रखेंगे तो भाई पैदावार भी हमें उसी के अनुसार बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा जो शरीर है कई ग्राम भाई वो जो कई तरह के जो रोग उसमें लाग रहे हैं बीमार रहे हैं, तो इन बीमारियों से भी हम छुटकारा हमें मिल जाएगा, क्योंकि भाई जैविक उत्पाद जो है ना अधिक महत्वपूर्ण हुआ है। और जड़ी बूटियाँ या औषधीय पौधों की फसल तो भाई कई कारण जैविक खेती द्वारा ही संभव हो सका है। पर आज लोग इन पौधों के महत्व को समझ गए हैं, इनको बाजार में इनकी मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए तो भाई किसान भाई वक्त के अनुसार अगर जैविक खेती को अपनाकर ढेर सारा लाभ उठाना है तो कई तरह की जो बातें हैं जिस तरह के खेत में फसल लेने के बाद बचे खुचे जो अवशेष हैं उनका भाई सदुपयोग कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। मिट्टी कटाव और जल बहाव नियंत्रित होता है तो जिसमें भूमि और जल संरक्षण अधिक होगा, भूमि में जो जैविक पदार्थ हैं इनकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, प्रदूषण नियंत्रण होने तक पर्यावरण सुरक्षा बढ़ेगी। तो मित्र कीट जिस तरह के मधुमक्खी या हानिकारक कीट है उनके शत्रुओं से हमारे इसका फसलों का जो है ना संरक्षण भी होगा। तो भाई इस तरह जो है ना आपने जैविक खेती को अपनाना भी है। और साथ साथ में भाई जिस तरह के जीवाणु और जैविक खाद का जिक्र करें तो जीवाणु खेती के लिए कई तरह की फसलों के लिए मुख्य रूप से कई ग्राम भाई 5 तरह के जो है ना खाद प्रयोग हुआ है। जिस तरह के हम जिक्र कर रहे हैं राइजोबियम के टिक्के का, यो जो टिक्का है एक बहुत ही लाभदायक जीवाणु है।
और जो दलहनी फसलों में खाद के लिए हम इसका प्रयोग करा है। अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग तरह का जो है ना भाई राइजोबियम जीवाणु टिक्के का प्रयोग करा जाए है। ये जीवाणु जो है भाई वायुमंडल तय नत्रजन लेकर दलहनी जो पौधे हैं उनकी जड़ा में गांठें बनाकर उसको स्थिर कर दे हैं। इन जीवाणुओं के प्रयोग से भाई फसल उत्पादन में लगभग 15-20% की बढ़ोतरी हुआ है। कितना फायदा है राइजोबियम के टिक्का लगाने से। एक टिक्का और है जिसका जिक्र है कि एजेटोबैक्टर का। यो जो टिक्का है यो गेहूं आदि जिस तरह के अनाज वाली जो फसल है उनमें हम इसको लगावा है। यो भी एक सूक्ष्म जीवाणु खाद है। लगभग 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भाई स्थिर करने की क्षमता रखा है। इसके साथ साथ यो जीवाणु कुछ वृद्धि कारक पदार्थ जिस तरह के जिब्रेलिक एसिड है या कुछ अन्य रसायन है जो पौधे की जड़ों में होने वाली जो बीमारी है ना, उन बीमारियां जो बीमारी पैदा करने वाले रोगाणु हैं उनको रोकने में काफ़ी लाभदायक रहा है ये एजेटोबैक्टर का टिक्का। एक टिक्का और है फास्फेट सालुबिलाइजर। इसका प्रयोग भी भाई एक जैविक खाद के रूप में कराया जाए है और यो फास्फेट उर्वरक तत्व की जो है ना बढ़ोतरी है उसको बढ़ावा है, जिससे पैदावार में विशेष बढ़ोतरी होगी और जो सूक्ष्म जीव जो बैसिलस स्यूडोमोनास और भाई एस्परजिल्स आदि तक कुल से संबंधित है, क्योंकि भाई जो कार्बनिक अम्ल है जिस तरह के सैक्सिनिक अम्ल है, अल्फा कीटोग्लूटानिक अम्ल है, इस तरह के जो है ना अम्ल पैदा करने के लिए जो भूमि में स्थिर और जो अघुलनशील फास्फोरस है तत्वों को घुलनशील दिशा में ये बदल दे है। इसका बहुत ये फायदा रहा है। तो इसी तरह भाई एजोस्पाइरिलम जो टिक्का है इसका प्रयोग भाई मुख्य रूप से गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, धान और गेहूं इस डाल की फसल में कराया जाए है। तो जो नत्रजन को स्थिर करके फसल उत्पादन को बढ़ावा है। एक और है इसमें नीला हरित शैवाल। यो भी भाई इस जैविक खाद का प्रयोग धान के खेतों में कराया जाए है। यो भी एक प्रकार से भाई कई करा प्रकाश संश्लेषी प्रोक्रियोट है जो तथा नत्रजन को भूमि में स्थिर करा है। और नीला हरित शैवाल धान के खेत में लगभग भाई 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करके पौधों को उपलब्ध करावा है। इसका यो फायदा रहा है। तो भाई जो जैविक खेती है उसका जो हम बिजाई के समय का जिक्र करें तो भाई जैविक खेती में बिजाई हमेशा समय पर अपना करनी है, क्योंकि कई तरह की फसलें हैं या किस्मों की जो अगेती बिजाई फायदेमंद रहा है। जिस तरह के देसी गेहूँ की जिक्र करें तो उसमें C306 है या कठिया गेहूँ की WH 943 है। इसकी बिजाई भाई लगभग 25 अक्टूबर से आरंभ करी जा सका है। और इसी तरह भाई अगर हमने सोचा है कि भाई पानी का के प्रबंध करना है, जहाँ तक संभव हो सके तो भाई बारिश के जल के साथ भाई इसका उपयोग करें। जैविक फसल की जो क्रांतिक अवस्था है उस पर सिंचाई करनी है आपने। खरपतवार नियंत्रण जैविक खेती के लिए भाई निराई गुड़ाई करनी बड़ी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई इसके लिए जैविक फसल में 1-2 निराई गुड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि भाई खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ पानी का संरक्षण भी होगा, फायदा रहेगा किसान भैया ने। और भाई कीट रोग का नियंत्रण भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई जो जैविक खेती है या बीज उत्पादन है इसमें कीड़े हैं, बीमारियां हैं, इनको नियंत्रण भी भाई जैविक विधि द्वारा कर सके हैं। तो इसके लिए रासायनिक दवाई का प्रयोग न करके भाई केवल प्राकृतिक रूप से जिस तरह के कड़वे गंधक युक्त पदार्थ जिस तरह के नीम है, करंज है, लहसुन है, तंबाकू है या ओक आदि के पत्तों का भाई रस तथा गोमूत्र को मिलाकर छिड़कना है और बीज उपचारित करना है, जिससे कई तरह के जो कीड़े बीमारियां हैं उनको काबू में कर सके हैं। तो इसके अतिरिक्त भाई आजकल देखा है नीमीसाइड है या बायो पेस्टिसाइड के रूप में बाजार में भी मिला है या और कीट नियंत्रण के लिए मित्र कीड़ों का उत्पादन भी कर सके हैं। जो फसल के भाई हानिकारक कीड़े हैं जिस तरह के वयस्क हैं, लार्वे हैं या अंडे हैं, इनको नष्ट करके फसल का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने में भाई काफ़ी कारगर सिद्ध है। तो इस करके भाई अगर आप चाहें तो भाई जैविक खेती के लिए जो है ना शुरू करें किसान भाई, इससे जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी आपने होनी चाहिए, क्योंकि भी जैविक खेती सदैव कई क्रम भाई प्रमाणित संस्था से ही लेने हैं आपने जो बीज वगैरह लेने हैं। तो भाई जो भी आप बोएं खेत में स्वस्थ बोएं और भाई इसकी कटाई करके इसका जो उत्पादन है उसको भाई सुरक्षित करके रखें। जरूरत पड़ा उसको भाई फिर बोलें। तो हम तो कहें कि भाई अपना जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसकी तरफ आपने अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, ताकि भाई जो हमारा स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा बना रहे।
तो ये तो हमने बात करी भाई जीवाणु खाद का, देखो महत्व तो बहुत है। और भाई ईब करेंगे मौसम का जिक्र, और भाई थोड़ा सा ले लें पहला अंतराल। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। और भाई दे दे मौसम की जानकारी भैया ना। भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई लगभग सामान्य सा ही बना रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, और इसमें हम चर्चा करेंगे खेती में ड्रोन के महत्व पर, और इसके साथ साथ बात करेंगे भाई आज की नसीहत में लेजर लैंड लेवलर का उपयोग व इसके रख रखाव के बारे में जानकारी साथ में साझा करेंगे भाई राष्ट्रीय कृषि योजना पर। ये तो भाई रहे हमारे कल के कार्यक्रम, और ईब कराओगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला भाई ये लोकगीत। और ये शेरा के हाड़े में आज मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिला बाजी करता यारी देखा, शेरा के खड़े में मन करता श्याल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिला बाजी करता यारी देखा। तेरे जल के लागे ताज में कोकरम देख के आया आज मैं, कोकरम देख के आया आज मैं, अरे गऊ के ऊपर
तेरे राज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में, करता गदा सवारी देखा, पश्मीने की झूल घाल रहा, गोटा और किनारी देखा, के खाड़ी में आज मन करता शाल खिलारी देखा, रजपूता की औरत गिल्या पाजी करता यारी देखा। गुजारा करे जा घास बेचे जा, विक्रम एक एक सांस बेचे जा, विक्रम एक बेचे जा, घर में रांड मांस बेचे जा, घर में रांड मांस बेचे जा, बाहर खसम परचारी देखा, कुएं के मैं डूब मरना होगा, गंगा जल भी खारी देखा, शेरा के खारी में आज मन करता शाल खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत गिल्या पाजी करता यारी देखा। मन अपनी तबीयत खूब रोक ली, पिंगला भाभी कई बटोकली, पिंगला भाभी कई बटोकली, रिश्वत ले ले वही रिश्वत ले ले, गोज ठोकली, ईसा हुक्म सरकारी देखा, तेरे राज में सरे आम मन होना खेल सवारी देखा, शेरा के खाड़ी में आज मन करता शाल खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत गिल्या पाजी करता यारी देखा। करता शाल खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत गिल्या पाजी करता यारी देखा। उड़ इकट्ठे हो रहे थे लोग शहर के, मेरे छींटे लगे थे जहर के, मेरे छींटे लगे थे जहर के, मेरे बिना पंख और बिना पंख और बिना पैर के, लेता पहाड़ और डारी देखा, मांगे राम जमाना छलका, कोई कोई मर्द व्यवहारी देखा, शेरा के
और भैया ना ये तो सुनिए लोकगीत। और भाई नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं मसूर की काश्त पे। मसूर की काश्त भाई हमारा जो हरियाणा है इसमें खास करके देखने में आवा है कि यह बोई भी जा है और भाई पैदावार भी अच्छी हुआ है, क्योंकि भाई एक दलहनी फसल है। और भाई दलहनी के साथ साथ इसमें प्रोटीन का जिक्र करें तो भाई वो भी लगभग इसमें 25% तक हुआ है, जो शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं, जो भी किसान भाई ने सोचा है कि भाई मैंने जो है ना कौन सी किस्म बोऊँ, कौन सी बढ़िया रहेगी मैंने अपने खेत के लिए, तो हरियाणा मसर एक छोटे दाने वाली है। यो सारे हरियाणा प्रांत में भाई लगभग बिजाई के लिए बहुत बढ़िया है। और इसकी औसत पैदावार 6.5 से लेकर के भाई 7 क्विंटल प्रति एकड़ है और लगभग 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए। मध्यम बढ़ने वाली इस किस्म की पत्तियों का रंग हल्का हरा हुआ है और यो किस्म जो है ना बीमारियों और कीड़ों के लिए भाई अवरोधी है, इसमें घाटे लगा है। एक उन्नत किस्म और है सपना, यह भाई थोड़ी मोटे दाने वाली फसल है और सिंचाई वाला जो क्षेत्र है भाई उसके लिए बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि यह किस्म मध्यम बढ़ने वाली है। लगभग 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए और इसके दाने मोटे चपटे और भाई भूरे रंग के हुए हैं और दानों के ऊपर छोटे छोटे से देखे हैं भाई काले काले धब्बे नजर आवेंगे। यो किस्म बीमारियां और भाई जो फली भेदक जो कीड़े हैं उनके लिए प्रतिरोधी है और इसकी औसत पैदावार 6 क्विंटल प्रति एकड़ है। गरिमा है किस्म मोटे दाने वाली है। यो किस्म भाई हरियाणा के जो है ना सिंचाई वाले जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें उस प्रकार की जो ज़मीन है बिजाई के लिए बहुत बढ़िया है। इस किस्म की पत्तियां भाई चौड़ी और गहरे रंग की हुआ है और इसका दाना सपना किस्म से भी मोटा हुआ है, जिसके ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे नजर आवेंगे। और यो किस्म सपना किस्म के लगभग जो है ना बराबर 6 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार दे है और 135 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। और यो किस्म में जो है ना भाई बीमारियां और फली भेदक जो कीड़ा है इसमें नहीं लगता। मिट्टी का जिक्र करें तो भाई अम्लीय मिट्टी या सेम वाली जो मिट्टी है उसने छोड़कर सभी प्रकार की जो बचगी मिट्टियाँ उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। आप उन सभी मिट्टियों में इसकी पैदावार हो सका है। खेत की तैयारी के लिए भाई बिजाई से पहला खेत की 2-3 बार जुताई कर लें और प्रत्येक जुताई के साथ साथ भाई सुहागा भी लगाना है। प्रति एकड़ भाई लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज आपने डालना है। मोटे दाने वाली जो किस्म है यह भाई पछेती बिजाई में बीज की मात्रा 18-20 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए आपने। और आपने इसके जो बीज है उसको उपचार करना है राइजोबियम तय, क्योंकि भाई मसूर की अधिक पैदावार के लिए बीज को राइजोबियम के टिक्के तय उपचारित करना है। क्योंकि भाई ये जो टिक्का है हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है वहाँ से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से भी ले सको हो और वहाँ पर अपने जो है ना बीज का उपचार कर सको हो। बिजाई के समय का जिक्र करें तो भाई इसकी बिजाई नवंबर का जो महीना था उसमें कर लेनी चाहिए और ईब जो भाई रह गए हैं दिसंबर का जो पहला सप्ताह यानी कि चल ही रहा है सीजन, अब जो है ना इसकी बिजाई अब कर सकते हैं। भाई इसमें लगभग जो है ना 20-25% तक पैदावार थोड़ी कम तो है, क्योंकि भाई थोड़े से लेट हो गए भाई भी। तो बिजाई का तरीका न्यू करना है अपना, या अगर भाई बिजाई करनी है तो इसमें केरा या पोरा प्रणाली तय पंक्तियां में 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोनी है। धान के खेत में इसका छिड़का बोया जा सका है, क्योंकि वहाँ जो है ना समय की कमी और खेत की हालात के अनुसार भाई जुताई नहीं कर सकते, क्योंकि देर तक बीजी जाने वाली जो फसल है उसमें पंक्तियों की दूरी थोड़ी सी कई ग्राम भाई 18 सेंटीमीटर तक कर दें, इस बात का ध्यान रखें। खाद और उर्वरक का जिक्र करें तो भाई इसमें 6 किलोग्राम नाइट्रोजन 13 किलोग्राम यूरिया तय मिल जाएगी और 16 किलोग्राम फास्फोरस 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तय प्रति एकड़ आपने देनी है। पूरी खाद जो है ना भाई बिजाई के समय देनी है, इस बात का किसान भाई ध्यान रखेंगे। अगर भाई जस्ते की थोड़ी सी कमी लक्षण दिखे तो ये उसका उपचार के लिए बिजाई के 4 सप्ताह में प्रकट होने शुरू हो जाएं, क्योंकि जस्ते की जो समस्या है वो इस फसल में नजर आ जाए। और भाई सिंचाई का जिक्र करें तो भाई इसमें धान की फसल के बाद अगर इसमें बो रखी आपने तो इसमें 2 फुट मिट्टी में भाई मूंगफली के बाद बिजाई करनी हो तो यह 2-3 सिंचाइयों की जरूरत पड़ेगी। यदि हल्की सी 2-3 सिंचाई कर दी जाए तो भाई उत्पादन बहुत बढ़िया रहेगा। खरपतवारों का भी भाई आपने नियंत्रण करना है। बिजाई ते लगभग 4 सप्ताह या भाई 7-8 सप्ताह के बाद 2 बार व्हील हैंड होते या भाई ब्लेड्स जो हो है
जो हल है उसे खोदकर घास पात अपना निकालने हैं, खरपतवारों का नियंत्रण है वो भाई हो जाएगा और फसल में बढ़ोतरी होगी। फसल चक्कर के रूप में भी भाई आप जो है ना इसका उसको इस फसल को भाई ले सके हैं। जिस तरह ये कई बार देखा है कि जो धान और जो दूसरी फसलें हैं देर तक बिजाई या पानी की कमी या कम उपजाऊ जमीन दूसरे खर्चों के कारण भाई रबी की फसल के लिए बाकी भूमि खाली रह जाए, तो ऐसी भूमि मसर की खेती के लिए बहुत बढ़िया समझी जाए है। इसलिए धान मसर बो सके हैं, कपास मसर, मूंगफली मसर, तो दूसरे जो है ना कई डाल के और फसल चक्कर भी आप ले सको हो। तो भाई इसकी एक फ़ायदा ये रहा है मसर का, इससे भाई मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ जाए है और फसल की जो है ना सघनता वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई दलहन की जो फसलों की कमी मसूर द्वारा पूरी कर सका है। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि जो मसूर की जो काश्त है भाई आपने किस ढाल करनी है। और भाई ये भाई ना जानकारी देते थोड़ी सी प्राकृतिक खेती में, क्योंकि भाई आज जिक्र कर रहे हैं नीमास्त्र के बारे में। नीमास्त्र भाई ये भी एक प्राकृतिक दवा के रूप में काम करा है। कई बार देखा है कि फसल में रस चूसक या फल तना छेदक को भाई नियंत्रण कर सका है नीमास्त्र के गिल्ले। 6 महीने तक आप इसको भाई स्टोर करके रख सको हो। जो भाई नीमास्त्र बनाना चाह रहे हैं वो विधि सुन ले। एक बर्तन में आपने भाई 100 लीटर पानी भरना है और इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है और भाई साथ ही इसमें 5 किलो देसी गाय का गोबर भी मिला लेना है। कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्तियां और भाई कुटी हुई निम्बोड़ी इसमें मिला लें। इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए भाई किण्वन हेतु रख देना अपने। लकड़ी या डंडे की सहायता से भाई दिन में 2-3 बार इस घोल को घुमाना है। फिर जो है ना भाई इस घोल को सूती कपड़े में से छान लेना है। इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर सभी रस चूसक वाले या भाई के ग्राम मिलीबग के प्रकोप होने पर इसका भाई आपने प्रयोग करना है। तो भाई ये तो एक ग्राम भाई एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका उपयोग आप फसल के ऊपर कर सको हो। और भाई एक जानकारी भैया ने और दे दें, क्योंकि कुछ किसान भाई नहीं सोच दे रहे हैं कि भाई समस्या तो खेती बाड़ी में समय समय पर आंधी रहा है, क्योंकि भाई समस्या आएगी तो भाई उसका निदान भी जरूर होगा। जिस तरह के हम जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई जो नीमास्त्र बनाना है भाई अपना किस तरह बनाना है, ये सारी विधि अपना बताई है। कई बार भी भूल भी जाए हैं तो भाई पूछ सके हैं, तो भाई उसको पूछने के लिए सोचेंगे भाई कहाँ पूछें, तो अपना भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर याद रखना है और वो है भाई 1551 यानी कि भाई 1551। इस फ़ोन नंबर पर भाई आप खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी ले सको हो। और भाई इसी के लाइक कार्यक्रम अन्नदाता यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई न दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।